फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कार्तिक एग्जाम फाइटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए और जो आपका सुपर टेट एग्जाम है उनके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो नीचे जो बेल आइकन है ना फ्रेंड, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो की आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप तो ज्ञान अपना बढ़ाइएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनका भी उत्साहवर्धक होता रहे और साथ में मेरा भी उत्साह होता रहे, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूं। चलिए, आपका समय न बर्बाद करते हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि वात दिग्दर्शिका, जी हाँ दोस्तों, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वाइंड वेन इज यूज मेजरिंग। ऑप्शन है विंड वेलोसिटी यानी वायु का वेग, दूसरा है एयर प्रेशर वायु दाब का, एंड थर्ड है वाई डायरेक्शन वायु दिशा का, एंड एयर टेम्परेचर वायु तापमान का। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग किसके उपयोग के लिए किया जाता है? ये किया जाता है वाइंड डायरेक्शन, कि हमारी जो हवा है वो किस दिशा में चल रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो वात दिग्दर्शी होता है, इसका प्रयोग वायु की दिशा मापने में किया जाता है। इस यंत्र को आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वात दिग्दर्शक कहाँ पर है? जेरेज स्पेन में स्थित है। कहाँ पर? जेरेज स्पेन में स्थित है, जो टियो पेपे सेरी से है। कहाँ पे है? टियो पेपे सेरी से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में हेल्प करती है? नंबर 1 समताप मंडल, नंबर 2 मध्यमंडल, नंबर 3 वायुमंडल, और नंबर 4 है आपका बहिर्मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। चलिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ कि बहिर्मंडल को क्या बोलते हैं? इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। ये क्या होता है? ये सबसे ऊपरी परत होती है। ये पृथ्वी की मतलब कि मंडल, और जितने भी मंडल्स होते हैं हमारे वायुमंडल, इन सबकी सबसे ऊपरी परत होती है। और जो ये आयन मंडल और रेडियो तरंगों के संचरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। फिर क्या है? इन रेडियो तरंगों के संचरण के फलस्वरूप रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाते हैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को आंतरिक क्रम से बाहरी क्रम में बताना है आपको। आंतरिक से बाहरी क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ऑप्शन देती हूँ और फिर उसके बाद में आपको राइट आंसर बताती हूँ। यही ऑप्शंस ही आते हैं। तो क्या होता? आंतरिक परत से हमें बाहरी परत की ओर जाना है। पहला ऑप्शन है मेरा परपटी, दूसरा है मेटल, तीसरा है बाहरी कोट, चौथा है आंतरिक कोट। दूसरे ऑप्शन में है मेटल, परपटी, बाहरी कोट, आंतरिक कोट। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक कोट, बाहरी कोट, परपटी, मेटल। चौथा है आंतरिक कोट, बाहरी कोट, मेटल और परपटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा परपटी, मेटल, बाहरी कोट और आंतरिक कोट, क्योंकि हमें आंतरिक से बाहरी की ओर जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं।
ये बहुत ठोस होती है। कैसी होती है? ये ठोस होती है। फिर क्या, इसके नीचे अत्यंत गाढ़ी परत होती है, उसको क्या बोलते हैं? जिसे हम मेटल बोलते हैं, जो लिक्विड अवस्था में होती है। ठीक है। सबसे आंतरिक संरचना को कोर कहते हैं। सबसे जो मतलब अंदर का जो भाग होता है उसको कोर बोलते हैं। ठीक। आई होप आपको मेरी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को, चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं नहीं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, जी हाँ दोस्तों, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। वो क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, जब नदी मैदान में बहती है तो ये मुड़ जाती है और बड़ा सा मोड़ बनाकर बहती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? नंबर 1, क्या इसको तटबंध कहते हैं? नंबर 2, क्या बाढ़ का मैदान कहते हैं? नंबर 3, क्या विसर्प कहते हैं? क्या नंबर 4, क्या चाप झील कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है तो मैं आपको बताती हूँ, मैदानी क्षेत्रों में नदी की धाराएं दाएं बाएं होते हुए प्रभावित होती हैं, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुड़ जाती हैं। फिर क्या होता है, इस दौरान नदी को मुड़ने से एस के आकार की संरचना बन जाती है। भाई जब नदी सीधे जा रही है तो कभी ऐसे ऐसे एस के आकार की संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। विसर्प यानी कि सर्प जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ओके। तो नदियों का घुमाव अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। नदियों का जो बहाव है अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? विसर्प। क्या है इसका? विसर्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन प्रयोग किया जाता है या बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या सड़क मार्ग? तो जब बहुत ही ज्यादा दुर्गम क्षेत्र होते हैं या कोई आपदा आ जाती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो होती है वो कौन से मार्ग का यूज करती है लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए? आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि एकमात्र चारा होता है वायु मार्ग। क्योंकि जब आपदा आती है, मे बी पॉसिबल सपोज दैट बाढ़ आ गई है, तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग ये सारे बाधित हो जाते हैं, तो वायु मार्ग ही एक ऐसा चारा बचता है जिससे कि गवर्नमेंट लोगों को सुरक्षा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, वो क्या कहलाती है? नंबर 1, अर्बन जियोग्राफी यानी नगरीय भूगोल। नंबर 2, बायोग्राफी, जैव भूगोल। नंबर 3 है आपका जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। नंबर 4 है ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल। तो जाहिर सी बात है कि मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन जनसांख्यिकी में यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, डेमोग्राफी कहलाता है। यह अध्ययन किसी भी गतिशील मानव की आबादी पर किया जा सकता है। जी राइट, बिल्कुल राइट। फिर क्या है, इसमें जनसंख्या के आकार की संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, वय वृद्धि व मृत्यु के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली आपको बताती हूँ कि जनसांख्यिकीय विश्लेषण को शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म, जातीयता जैसे मानदंड के आधार पर विभाजित करके पूरे समाज या समूह पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है ना? ये एक कथन है
सूर्य गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण में कि क्या सही है, क्या उसका सही है, मतलब कथन जो कहा गया है क्या उसका कारण सही है। तो नंबर 1 है ए यानी कि जो मैंने बोला ए, अधिकतन ए, आर ट्रू है और ए जो आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। नंबर 2 है ए और आर दोनों सही हैं, बट आर ए को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं, मतलब मैंने बताया ना, स्पष्ट नहीं कर रहा है। नंबर 3 है ए और आर दोनों गलत हैं। नंबर 4 है ए और आर दोनों सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और लेकिन क्या है कि जो ए है वो अब सॉरी जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, सीटेट के आए हुए एसएसटी का, ये सीटेट का आया हुआ पेपर है, और मुझे लगता है कि ये पेपर बहुत ही अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डीपली बता देती हूँ आपको। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री तक है, पूर्व तक है। सूरज की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगाती है। जी हाँ दोस्तों, 4 मिनट अर्थात 30 सेकेंड। देशांतर को पार करने में कुल 30 गुणे 4 यानी कि टोटल कितना हो गया, 120 मिनट का समय लगा, यानी 2 घंटे का समय लगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। नंबर ऑप्शन में है क्या फायरवुड यानी ईंधन है। नंबर 2 क्या नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस है। नंबर 4 सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। नंबर 4 है कोयला। जी हाँ दोस्तों, कोल। इसका जो राइट आंसर है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि। ऊर्जा के गैर, ये तो हो गया परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत वे हैं जो हम आधुनिक युग में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के संरक्षण के लिए ये आवश्यक है कि हम गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करें। आई होप आपको मेरे प्रश्न और उनके आंसर बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे और माइंड पे सेटअप भी हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विशेष रूप से निर्मित, जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 सेरिकल्चर, नंबर 2 विटीकल्चर, नंबर 3 हॉर्टिकल्चर, नंबर 4 पिसीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पिसीकल्चर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताती हूँ मैं आपको। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, और जो उद्यान, जो फूल बागान वगैरह लगाए जाते हैं उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है, फिर आपका बच्चा सेरिकल्चर। ये क्या होता है, ये होता है जिनमें फल, सब्जियां, सजावटी पौधे, फल फूल, रेशम कीट का जो पालन होता वो आपका, सॉरी ये तो हॉर्टिकल्चर हो गया, रेशम कीट का जो पालन होता वो आपका कहलाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक सकरा भाग, जी हाँ दोस्तों, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्या वो जलसंधि कहलाता है? ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, क्या वो स्थल संधि कहलाता है? नंबर 3, क्या वो द्वीप कहलाता है? नंबर 4, क्या वो खाड़ी कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है कि स्थल का दो भाग, मतलब कि स्थल का एक सकरी भाग और दो स्थलीय भाग जो एक दूसरे को जोड़ता, वो कहलाता स्थल संधि। क्या कहलाता? स्थल संधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिफ्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये एक क्या होता है? सकरी पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है? यानी कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नंबर 2, क्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 4, यूरोप महाद्वीप। तो सबसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस महाद्वीप के बारे में मैं कुछ चीजें बताती हूँ कि ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, एंड जो विश्व के कुल भूभाग का 5.9% है। कितना? कुल भाग का 5.9% है। और विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, और एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना? 4 करोड़ 46 लाख। कितना? 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। क्या शामिल है? चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर में फर्स्ट नंबर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन 1 में मैंने बताया इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। ऑप्शन 2 में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ऑप्शन 3 है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। और ऑप्शन 4 है आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। एक चीज दीजिए, जो जूनियर में है इतिहास होता ही होता, आप कॉमन सेंस से सोचिए, इतिहास होता ही होता है, भूगोल होता ही होता है, नागरिक शास्त्र वो भी होता ही होता है, लेकिन ना तो समाजशास्त्र होता है, ना मनोविज्ञान होता है और ना ही आपका समाजशास्त्र होता। हाँ, इकोनॉमी जरूर होती है। तो कक्षा 8 तक के बच्चों को क्या पढ़ाई जाती है? आप मतलब ये चीज आपको कॉमन सेंस में रखनी है कि ये जो इतिहास मतलब कि आपका समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ये सारे ग्रेजुएशन मतलब इंटर लेवल पर है। बट जूनियर हम जूनियर की बात कर रहे हैं, तो जूनियर में बच्चों को केवल क्या पढ़ाया जाता है? SST पढ़ाई जाती है, यानी सामाजिक विज्ञान, भूगोल पढ़ाई जाती है, राजनीति विज्ञान पढ़ाई जाती है और अर्थशास्त्र भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है। थोड़ा सा उसको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। आई होप आपको मेरे आंसर समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3rd नंबर का। मैंने बोला था इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आगनात्मक। जी हाँ, आगनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? जी हाँ दोस्तों, किस विद्या का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण का। नंबर 2, संरचनात्मक प्रशिक्षण का। नंबर 3, अनुकरण का। और नंबर 4 है आपका निपुणात्मक अधिगम का। तो इसका जो राइट आंसर है, आगनात्मक शिक्षण अधिगम में विशेष तत्वों तथा घटनाओं का निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। इसका विरोधाभास कौन है? तो वो है व्याख्यात्मक, क्योंकि व्याख्यात्मक में क्या होता है कि वो व्याख्या करता है।
छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, ठीक है। उसमें छात्र केवल सुनते हैं, ना ही वो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, केवल टीचर लेक्चर देता है। व्याख्या में क्या होता है, टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट केवल सुनते हैं। वो एकदम जड़ अवस्था में होते हैं, केवल सुनने का काम होता है, वो कोई वर्क नहीं करते। लेकिन आज्ञात्मक में क्या होता है, वो पूरा वर्क करते, बच्चा खुद से करता है, खुद से करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कथन है, फिर से एक कथन आया है और पहला कथन है आपका, आलोचनात्मक सोच अवधारणाओं का निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आलोचनात्मक सोच अवधारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग तथा विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरे नंबर का कथन है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इसका जो ऑप्शन है, मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ कि ए सत्य है और बी असत्य है। बी नंबर में है, ए असत्य है, बी सत्य है। तीसरे नंबर है, ए और बी दोनों असत्य है और चौथा है ए और बी दोनों सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए सत्य है और बी असत्य है। चलिए आइए हम जान लेते हैं कैसे, कि आलोचनात्मक सोच अवधारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग का विस्तार और बढ़ावा देती है। यह कथन सत्य है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि अगर ये जब पहला ऑप्शन हमारा क्या विस्तार बढ़ावा देती है, तो फिर इसको विश्वासों को समझने में भी मदद करेगी, नहीं करती है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। आई होप आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे होंगे। मुझे अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैंने वीडियो बहुत अच्छा बनाया है या आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ भी कमी समझ तो आप नीचे कमेंट में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। ऑप्शन एक है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया को एकत्रित आंकड़े। ऑप्शन 2, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। नंबर 3, मैट्रिक इकाइयों के मापे गए आंकड़े। नंबर 4, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने पूछा अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित किए गए आंकड़े ही अनुभवजन्य साक्ष्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। प्रकृतियां किस शिक्षण के लिए, किस शिक्षण के लिए, इतिहास के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, भूगोल के लिए और राजनीति के लिए। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए किस शिक्षण में सबसे अधिक उपयुक्त है। ये है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां। ये जो मॉडल है ये अधिकतर भूगोल के लिए उपयुक्त है। आई होप, क्योंकि भूगोल में सबसे ज्यादा मॉडल वगैरह बनाए जाते हैं। भूगोल के शिक्षण में हम कंपास, ग्लोब, मानचित्र आदि का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक स्रोत ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन 4 तृतीय स्रोत, नंबर 4 है आपका प्राथमिक और तृतीय दोनों। जो इसका राइट आंसर है वो है प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों तथा गणनाकारों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं।
संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप में होते हैं, जैसे जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि। द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं? वे आंकड़े जो दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, और जैसे स्थानीय समाचार, मौसम की जानकारी। यानी कि ये जो आपका जो स्थानीय समाचार पत्र है वो आपका द्वितीय संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? जी हाँ दोस्तों, सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ऑप्शन 1 अनन्य, ऑप्शन 2 विशेष, ऑप्शन 3 समावेशी, ऑप्शन 4 आधुनिक। जी हाँ दोस्तों, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं? समावेशी शिक्षा के द्वारा, समान शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली बता देती हूँ कि सीखने की अक्षमता वाले छात्र समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है, ताकि किसी भी बच्चे के मन में हीन भावना का विकास ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिद्धांत है, वो आपको बताना है कि किसने कहा है। तो ये है, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों की गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। चलिए, ये किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? C.L. ऑगडेन ने, ऑप्शन 2 D. पर्सेल ने, ऑप्शन 3 J.H. बेल ने, ऑप्शन 4 J. पियाजे ने। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये बोला था आपके जीन पियाजे ने, क्योंकि जीन पियाजे ने छोटे बच्चों के लिए बहुत काम किया है। चलिए, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। और जीन पियाजे का विकासात्मक जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती थी। ठीक है, बच्चों का निरीक्षण करने में पियाजे की विलक्षण प्रतिभा रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक चाहिए। वो शिक्षक क्या है? आइए मैं आपके बारे में ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन 1 है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए रखना। ऑप्शन 2 उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। ऑप्शन 3 काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। ठीक है, ऑप्शन 4 है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। ठीक है, तो कक्षा में सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस व चर्चाओं में लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए। बहस व चर्चाओं वे एक दूसरे के विचारों को क्या होता है आदान प्रदान करके एक दूसरे के विचारों को जानते हैं और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, और उनमें इसमें क्या होता है आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जागृति भी बढ़ती है, और वह एक अच्छा शिक्षण बेहतर तरीके से, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब सिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। तो क्या है ऑप्शन 1 हमारा सही होगा कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए रखना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आगे की सीरीज लेके आऊं इसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि मैं इससे आगे की सीरीज भी आपके लिए ला सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।